बैरिस्टर जलील अब्दुल जलील मरवत साहब, इनसे जानेंगे कि ये जो एक्सीडेंट्स इस तरह के होते हैं, इसके ऊपर कानूनी मामला क्या होते हैं, कानून में क्या सजा है क्या नहीं, और जो दियत की अभी बात की जा रही थी, वो दियत का मामला किस तरीके से इंपोज हो सकता है। दिल साहब, ये जो वाकया हुआ कारसाज वाला, यकीनी तौर पे ये पाकिस्तान में एक वाकया नहीं, इस तरह के न जाने कितनी वाकयात रोज होते हैं, लेकिन कंसिडरिंग दिस इंसिडेंट के इसने एक लाइमलाइट ले ली है। जरा मुझे कानूनी एंगल बताइएगा, इसके ऊपर रहनुमाई कीजिएगा कि पाकिस्तान का जो कानून है और जो एफआईआर इसमें जो दर्ज की गई है, क्या इससे सबक लिया जा सकता है और ये वाकयात किस अंदाज से देखा जा सकता है? थैंक यू सो मच ब्रदर कि आपने मुझे इस काबिल समझा। इस अहम केस पे आप मेरी राय को अपने प्रोग्राम का पार्ट बना रहे हो। दरअसल ये वाकया जी जलील साहब, 19/8/2024 को 6:30 पे वकूफ पजीर होता है और इसकी एफआईआर 19/8/2024 को 11 बजे थाना बादराबाद जिला ईस्ट में 229/2024 के तहत ये मुकदमे का इंदराज हो जाता है। सही। इसमें जो कंप्लेनेंट बनता है वो इम्तियाज आरिफ होता है, जो डिसीज और जो एक उसकी बेटी है उसका चाचा होता है। इसमें दफात 320, 337G, 279 और 427 पाकिस्तान पेनल कोड को अटैक करते हैं। सही। ये जो वाकया हुआ है कारसाज सर्विस रोड नज़्द मुस्लिम लीग हाउस के करीब वकूफ होता है। सही। और इसके जो कंटेंट्स है उसके मुताबिक जो पुलिस अफसर है वो जना अस्पताल की इमरजेंसी में इस शख्स का 154 का बयान रिकॉर्ड करता है और इसके मुताबिक इसको ये मालूमात मिली कि एक निताशा दानिश, जो जवाजा दानिश बताई जा रही है, जो कि गाड़ी नंबर BY 0033 लेकर टोयोटा लैंड क्रूजर चला रही थी, जिसने पीछे से एक मोटरसाइकिल नंबर को हिट किया और जिससे फिर ये जो इमरान आरिफ थे और जो इनकी बेटी थी वो जख्मों की ताब न लागते हुए इंतकाल कर गए। जलील साहब एक बात रहनुमाई कीजिएगा, ये जो इसमें दफात शामिल की गई हैं, ये दफात का अगर इलेबरेट कर सके, कौन सी दफात हैं, इसके ऊपर क्या सजा होती है, और आम तौर पे जब एक्सीडेंट्स के इस तरह के केसेस आते हैं उनमें भी क्या यही दफात शामिल होती हैं? अच्छा, ये जब भी एक्सीडेंट या नेग्लिजेंट या हार्श ड्राइविंग के वाकयात होते हैं तो उसमें अमूमन यही दफात पाकिस्तान पेनल कोड के अटैक होते हैं। इसमें 320 और 322 पाकिस्तान पेनल कोड कत्ल बेसबब। 320 में बेसिकली इन्होंने बताया है कानूनदानों ने कि जो शख्स भी हार्शली या नेग्लिजेंटली ड्राइविंग करेगा तो उसको तकरीबन 10 साल तक की सजा और बाकी दियत वगैरह उसका तनासब मुकर्रर है वो दिया जाएगा। सही। इसमें अमूमन ये देखा जाता है सबसे पहला क्वेश्चन कि जो ड्राइवर था उसकी कंडीशन क्या थी, क्या वो इस काबिल था कि वो ड्राइविंग लाइसेंस रखता था, ड्राइविंग गाड़ी चलाने का अहल था या नहीं था। सही। अगर फर्स्ट ये क्वेश्चन सामने आता है कि ये शख्स बगैर ड्राइविंग की गाड़ी चला रहा था, बगैर लाइसेंस के, तो न सिर्फ इसको बल्कि गाड़ी के मालिक को, ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि जो गाड़ी का मालिक होता है वो भी इसके साथ अबेटर के तौर पर सही 107 PPC में और 114 में केस में पार्ट बना के जो भी गाड़ी का मालिक होता है सही, या जिस टाइम ये गाड़ी जिसके कंट्रोल में थी किसी ड्राइवर वगैरह के, तो वो भी इस मुलजिम में इस केस में बराबर का शरीक होता है। ठीक हो गया। जलील साहब एक चीज रहनुमाई कीजिएगा, आमतौर पे पाकिस्तान में इस तरह की वाकयात अनफॉर्चुनेट है कि बहुत ज्यादा तादाद है एक्सीडेंट्स की ना। ये केस क्योंकि हाईलाइट हो गया,
अब इसमें एक सोशल मीडिया का पॉइंट ऑफ व्यू है जो कि पूरे केस को डोमिनेट कर रहा है। आपको लगता है कि इस पूरे वाकये को एक एक्सीडेंट की तरीके से देखा जाना चाहिए या ये कोई अमीर और गरीब की जंग की तरीके से देखा जाना चाहिए? नहीं, ये एक्सीडेंट्स जो होता है ना, ये होते रहते हैं पूरी दुनिया भर में ये होते रहते हैं। रोड पे जब आप गाड़ी निकालते हो तो इसमें गरीब भी निकालता है, अमीर भी निकालता है, हर कोई गाड़ी चलाने का अहल होता है अगर उनके पास लाइसेंस होता है। सही। इस केस में भी दोनों पार्टी को अगर पाकिस्तानी सिटीजन के हिसाब से देखा है तो दोनों शहरी रोड पे गाड़ी निकाल के ले आए। अब इन्वेस्टिगेशन में यह बात पूछनी होती है कि किसके पास लाइसेंस था, किसके पास लाइसेंस नहीं था, और इस सवाल के बाद दूसरा फिर पार्ट यह आ जाता है कि कौन कानून के मुताबिक, आईन के मुताबिक गाड़ी चला रहा था और कौन हार्शली या नेग्लिजेंटली गाड़ी चला रहा था। तो इन चीजों को देखना होता है, फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस को। जलील साहब एक चीज और रहनुमाई कीजिएगा, जलील साहब एक चीज और रहनुमाई कीजिएगा। आमतौर पर आप इस तरह के केसेस को बड़ी क्लोजली मॉनिटर करते हैं, पाकिस्तान में इस तरह के केसेस की कमी भी नहीं है अनफॉर्चुनेटली। इस तरह के जब केसेस अदालतों में आते हैं उसका फाइनल आउटकम क्या होता है, जरा ये भी आइडेंटिफाई कीजिएगा कि इस तरह के जब केसेस अदालतों में आते हैं तो क्या ये दियत के मामले के ऊपर सेटल हो जाते हैं, क्या कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन हो जाती है, या ये केसेस फिर चलते हैं और फिर सजाएं होती हैं? ये टोटली डिपेंड करता है पार्टीज पे कि जो डिसीज्ड होते हैं, जिनका इंतकाल हुआ होता है या जिनको ज्यादा नुकसान हुआ होता है, तो वो क्या चाहते हैं। मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक मोस्टली इस तरह के केसेस में कंप्रोमाइज हो जाता है या बहुत ज्यादा पार्टीज दियत ले लेते हैं, जो कि मुकर्रर है सेक्शन 323 ऑफ पाकिस्तान पेनल कोड में 30,630 ग्राम सिल्वर, जो कि तकरीबन 67 लाख रुपए बनते हैं अभी। तो इसमें मोस्टली कंप्रोमाइज हो जाते हैं। बहुत सारे लोग कंटेस्ट भी करते हैं, और अगर कंटेस्टिंग मैटर हो तो फिर उनमें 320 की सूरत में अगर बगैर लाइसेंस के नेग्लिजेंटली और कोई ड्राइविंग कर रहा है तो उसको 10 साल तक की सजा। सही। और अगर कत्ल भी सबब हो 322 तो उसकी फिर ये है कि उस 320 बेसिकली अवेलेबल है और 322 नॉन अवेलेबल है। 320 में 10 साल की सजा भी साथ है दियत के साथ, और 322 में सिर्फ दियत है, सही, सजा नहीं है। अच्छा बेर साहब एक चीज और रहनुमाई कीजिएगा। एक सोशल मीडिया पे एक पर्सपेक्टिव है, हम देख रहे हैं बहुत सी सोशल मीडिया पे सेलिब्रिटीज भी हैं, लोग अपना अपना वर्जन दे रहे हैं। इनफैक्ट बहुत सारे लोग एक तरीके से ऑर्डर ही पास कर रहे हैं कि फाइनल जजमेंट दे रहे हैं। ये जरा बताइएगा कि क्या इस केस में किसी भी तौर पे कोई सजाए मौत या उम्र कैद वाली सिचुएशन आपको अभी तक नजर आती है अपेरेंटली? नहीं, मेरे ख्याल में तो नहीं। सोशल मीडिया में क्योंकि आपको पता है लोग अपना कंटेंट भेज रहे होते हैं अपने व्यूअर्स बढ़ाने के लिए, और बहुत ज्यादा यूट्यूबर, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट वो अपना अपना तजज़िया इस पे दे रहे होते हैं। लेकिन इस केस में जो फैसला करेंगी, जो मुतल्लिका अदालत होगी, और मुतल्लिका अदालत के पास जो सबूत पेश किए जाएंगे, जो मुतल्लिका वकला होंगे, वो किस हद तक एक्सपर्ट है, किस तरह अपने अपने क्लाइंट को रिलीफ को दिलवा सकते हैं। लेकिन असल फैसला इसी अदालत का होगा और इन पार्टीज का होगा कि ये आखिर में पार्टीज एक दूसरे को माफ करते हैं या ये एक दूसरे को एंड तक पहुंचा के एक दूसरे के लिए काबिल। अच्छा मेरे साहब एक चीज प्लीज क्विकली मुझे बता दें, क्योंकि मामला इतना बीफ अप हो चुका है सोशल मीडिया पे। अब जो असल मैटर था उस मैटर से तो हम कोसों दूर निकल गए ना। अब ये पूरा मामला है वो पॉलिटिसाइज भी हो चुका, हाईजैक भी हो चुका। अभी तक इस पे जो गुस्सा है उनका कोई वर्जन सामने नहीं आ रहा। जो वर्जन आ रहा है वो दीगर लोगों का आ रहा है। अनटिल अनलेस वो वर्जन सामने नहीं आ जाता, डोंट यू थिंक कि इस बड़े पैमाने पे जो सोशल मीडिया के ऊपर इस वक्त बात हो रही है, एक बाकायदा तौर पे कैंपेन भी हो रही है, उसको भी रोका जाना चाहिए एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन? जी बिल्कुल, मेरे ख्याल में तो आवाम को, खासकर यूट्यूबर्स को एहतियात करना चाहिए। किसी हद तक फैक्चुअली वाक़े को बयान करना उनका राइट है, लेकिन उन पे ओपिनियन देना और उन पे जजमेंट देना तो मेरे ख्याल में ये उनका राइट नहीं है। जजमेंट एट द एंड फिर भी मुतल्लिका अदालत ने देना है। हाँ। और पार्टीज ने देना है, क्योंकि ये और एक चीज एक जी आप कंप्लीट कर लें। जी जलील साहब, ये
कंपाउंडेबल है, और इनमें पार्टी के पास राइट है कि वो दियत लेके या वैसे अल्लाह के नाम पे लेके जिस तरह होता है तो वो एक दूसरे को माफ कर सकते हैं। ठीक। अदरवाइज इस टाइम मैंने आपको बताया कि कानूनी हैसियत ये है कि जो मुझे फैक्ट्स मिले हैं कि मोहतरमा के पास शायद लाइसेंस भी नहीं है, और वो पुलिस का जो अफसर था उसको जो मैंने बयान सुना है कि वो उनके हस्बैंड से इंफॉर्मेशन मिली थी इनिशियली कि इनके पास यूके का लाइसेंस है। सही। तो अब ये सवाल है कि यूके के लाइसेंस पे क्या वो पाकिस्तान में ड्राइविंग कर सकती है? जी। इनके पास इधर पाकिस्तान का ड्राइविंग लाइसेंस है नहीं है? जो मुखालिफ पार्टी है जो डिसीज है उनके पास भी क्या ड्राइविंग लाइसेंस है या नहीं है? दोनों को देखना होता है, क्योंकि अगर ये मतलब मेरे से अगर आप कह रहे हैं कि जो पूरे मतलब जो बाइक पे सवार थे, जो दीगर अफराद थे, अल्लाह ना करे उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होता तो फिर केस कमजोर हो जाएगा। किसी हद तक उस पर फर्क पड़ता है। अगर फर्क करे इनके पास एक पार्टी के पास ड्राइविंग लाइसेंस हो और वो लीगली रोड पे आए हो, हाँ, और लीगली रोड पे चला रहे हो, तो फर्स्टली तो वो तो लीगल हो गए। सही। और अगर दीगर पार्टी के पास लाइसेंस ना हो और वो इलीगल अनलॉफुल रोड पे आए हो तो काफी फर्क पड़ता है फिर इस तरह की चीजों। एक चीज बेस्ट साहब क्विकली मुझे बता दें, इस पूरे वाकये को कनेक्ट किया जाता है सोशल मीडिया पे रेमंड डेविस केस के साथ या शाहरुख जतोई केस के साथ। डू यू थिंक कि ये रेलेवेंस बनती है और सही है, या इन तीनों केसेस का कोई मुआवजा नहीं बनता आपस में? नहीं नहीं नहीं, रेमंड डेविस केस एक ऐसा केस था कि जिसमें एक ओवरसीज का और उसमें कत्लेआमत क्यों मुर्तकिब हुआ था, डेलिबरेटली उसने कत्ल किए थे, मर्डर किए थे। शाहरुख जतोई केस था वो भी था, पहले एक्सीडेंटल था, फिर उनका इंटेंशनल मर्डर हो गया था क्योंकि लड़ाई हो गई थी जी, और लड़ाई के बाद फिर इंटेंशनली उसने मर्डर किया था। ये टोटल एक्सीडेंट का केस है, और इसमें अगर ये टोटल एक्सीडेंट का केस है तो इसको इस अंदाज से क्यों प्रेजेंट किया जा रहा है कि ये कोई इस तरह का कोई प्री प्लान मर्डर था, या इस तरह क्यों प्रेजेंट किया जा रहा है? नहीं नहीं, वो तो देखो उसमें मैं यही कह रहा हूँ कि जो तफ्तीश शुरू होती है जी फयाज में, तो अगर पार्टी इनको एनिमिटी के कोई ग्राउंड वगैरह सारी चीजों को शो करेंगे तो बताएंगे कि क्या ये इनके मुलाजमीन पे या इनके घर में काम करते थे या और कोई लेन देन का या कोई ऐसे मसले मसाइल थे। सही। अनटिल कोई कनेक्शन नहीं साबित हो जाता तब तक ये बात न कही जानी चाहिए, और ये एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हमें कहनी भी नहीं चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। दो पार्टीज का मैटर है। एंड लेट्स प्रे फॉर कि जो लोग जिनका भी जो भी नुकसान हो उनका अल्लाह पाक मतलब उनके दुखों को कम करे, और ना कि हम उसके अंदर मजीद अपने पॉइंट स्कोरिंग करते नजर आए। बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब, आपने वक्त दिया और यकीनी तौर पे जो लीगल